जय भीम इंडिया में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। खबरों को विस्तार से जानेंगे ही, लेकिन उसके पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा के काफिले को रोकने पर मंत्री के गुर्गों ने की गार्ड की पिटाई। आखिर क्यों बीजेपी नेताओं के सर चढ़कर बोल रहा है सत्ता का नशा। दलित सरपंच उम्मीदवार के परिवार को बंधक बनाकर सवर्णों ने पीटा। मुख्यमंत्री खट्टर के राज्य में लगातार क्यों बढ़ रहे हैं दलित अत्याचार। और महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के मॉल में मिला एक शातिर चोर गिरोह। मां अपने बच्चों के साथ चोरी करते हुए सीसीटीवी में कैद। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गाजियाबाद के बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा के काफिले को महज पूछताछ के लिए रोकना सिक्योरिटी गार्ड को महंगा पड़ा, क्योंकि मंत्री जी का पीएसओ अपनी दबंगई दिखाते हुए गुंडागर्दी पर उतर आया, जिससे फिर एक बार साबित हुआ है कि बीजेपी के नेताओं के साथ ही उनके गुर्गों पर सत्ता का नशा सिर चढ़कर बोल रहा है। ये बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा का काफिला है। मंत्री जी को थोड़ी देर गेट पर पूछताछ के लिए क्या रोक लिया। मंत्री का पीएसओ भड़क गया और सरेआम गार्ड की पिटाई कर दी। सीसीटीवी की तस्वीरों में पूरा मामला बयां करती है। दरअसल गाजियाबाद के आशियाना ग्रीन सोसाइटी में मंत्री जी अपने काफिले के साथ आए हुए थे। गार्ड ने उन्हें रोका और पूछताछ की। इसमें 1 मिनट लग गया। मंत्री जी के पीएसओ को बेइज्जती महसूस होने लगी और उसने मंत्री जी की गाड़ी को जाने दिया और बाद में गार्ड को पीटना शुरू कर दिया। सर कुछ नहीं, मेरे गार्ड ने पूछा होगा, हम थे वहाँ गार्ड रूम में, उसने फ़ोन किया, मेरे को बुलाया, सर आप पूछ लीजिए इनको। हम आए, सर को हमने पूछा तो सर ने 74 ग्राउंड बताया। हमने गेट बैरियल के लिए बोल दिया, अब हम खोल दो। बैरियल खुल गया, उसके बाद तुरंत जो साहब की गाड़ी आगे गई और जो उनके साथ में थे वो हमें एकदम हाथापाई चालू कर दिए। कितने लोगों को मारा? हम 3 लोगों को मारा, 3 ही लोग हम थे, तीनों लोगों को मारा। भाग के मारा है सर। बहुत काफी गालियां देते रहे, साले हो तुम्हें ये करेंगे वो करेंगे, कोई भी ऐसा आता है तब तुम सोचते नहीं। गाड़ी रुकी रही थी साहब की, जो ये सब दिक्कत मुश्किल से 2 मिनट। आप मेरे इसी पे गुस्सा आ गए, बस इसी पे बोलने लगे। 3 लोगों को मारा। 3 लोगों को मारा। लोग थे वो जिन्होंने मारा? वो 5 गाड़ी थी सर। बत्ती लगी थी सर उनको। 2 गाड़ियों में 3 में बत्ती थी, 1 में लाल बत्ती थी जिसमें साहब थे। हाथापाई चालू कर दी सर। यूपी पर गुंडागर्दी के भाजपा ने कई बार आरोप लगाए। ऐसे में सुरक्षा के नजरिए से सिक्योरिटी गार्ड की पूछताछ उसके कर्तव्य निष्ठा को बयां करती है, जिसका इनाम मंत्री जी के गुर्गों ने उसे पीट कर दिया। इस घटना के बाद हर तरफ बीजेपी की निंदा की जा रही है। ये 3 गार्डों की पिटाई की है उन लोगों ने, और उनके सुरक्षा गार्ड थे माननीय मंत्री जी का, और उन लोगों ने बहुत बुरी तरह से पिटाई की है। और जनता में, यहाँ के रेजिडेंट्स में काफी रोष है इसको लेके कि इस तरह से नहीं। यदि हम गाड़ियां हैं, उनको भी बताया जा रहा है कि उनको भी बत्तियां थी, तो हाँ, उन पे बिल्कुल 2 लाल गाड़ी थी और 2 नीली गाड़ियां थी और 5 टोटल गाड़ियां अंदर आई है। हाँ, उनपे बत्तियां लगी हुई थी उस पे, और वो अंदर आई हैं इसमें। तो जनता में काफी रोष है इस चीज को लेके कि नहीं, इस तरह से नहीं। हम यदि बड़े हैं तो हम उतने ही महान होते हैं। यदि ये बड़प्पन होता कि यदि मंत्री जी को उनको आके रोका, यदि सुरक्षा गार्ड को पूछा गया, तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो उसको एडमायर करते कि सुरक्षा यहाँ अच्छी है। लोगों का जो यहाँ रेजिडेंट रह रहे हैं, दिन में सारे लोग चले जाते हैं, सारी घर में महिलाएं रहती है, और उसको सुरक्षा को, आज की गाजियाबाद में हम लोग रह रहे हैं, यूपी में रह रहे हैं, सुरक्षा के लिहाज से हम लोगों ने कहीं कोताही नहीं छोड़ी है। ऐसे में फिर एक बार साबित होता है कि सत्ता के नशे में चूर बीजेपी जनता से कैसा सलूक करती है, और शायद इसीलिए देश के हर कोने से बीजेपी नेताओं के कारनामे सामने आ रहे हैं। हरियाणा के भिवानी जिले के सिवानी में सरपंच बनने की लड़ाई में दलित उम्मीदवार को आगे बढ़ता देख उसे रोकने के लिए सवर्णों ने उसे और उसके परिवार को बंधक बनाकर पीटा और सड़क किनारे फेंका। इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। मुख्यमंत्री खट्टर के राज्य हरियाणा का बुरा हाल है। यहाँ दलितों को इंसान नहीं समझा जाता। कबड्डी में दलितों की जीत को बर्दाश्त नहीं किया जाता और सवर्णों द्वारा उन्हें पीटा जाता है। सवर्णों के खिलाफ चुनाव लड़ना तो मानो गुनाह है। दलित बेटियों की असमत दिन दहाड़े लूट ली जाती है, पर कानून अंधा है। ये हाल है हरियाणा का। यहाँ लोकतंत्र नहीं, गुंडागर्दी है। पूरे राज्य में दलितों पर हमले जारी है। आलम यह है कि दलितों को बंधक बनाकर पीटा जाता है।
मामला भिवानी जिले का है, जहां सरपंच बनने की लड़ाई में दलित को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उसके परिवार को बंधक बनाकर पीटा गया। गांव में जो झगड़ा हुआ है उसमें रिटर्न में उन्होंने बलबीर वगैरह ने अपनी दरखास्त दी है और उस पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया और उसकी अभी जांच चल रही है। जल्दी से जल्दी मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाएगा। यहाँ के लोगों ने जाति के नाम पर दबंगई कितनी हावी है, इसका जीता जाता उदाहरण यहाँ देखने को मिलता है। दलित सरपंच उम्मीदवार को जीतता देख सवर्णों ने उसे बंधक बनाकर पीटा। जब उसे बचाने पत्नी गई तो उसे और बच्चों को भी पीटा गया और उन सभी को मार मार कर अधमरा कर दिया और सड़क किनारे फेंक दिया। इस घटना के बाद गांव में तनाव है, कोई कुछ नहीं बता रहा, सभी को डर है जाति रंजिश का। जो दलित व्यक्ति के साथ हमला हुआ है, हम उस पर बहुत निंदनीय बात है और दलित का कसूर इतना ही था कि उसने एक दबंग जाति के सामने इलेक्शन लड़ा था और जो उस पर दबंगों ने हमला किया है दलित पर, हम उसकी निंदनीय करते हैं और अगर पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हम आंदोलन करेंगे। जिले के तृप्ति डेयरी मिल्क में एक ऐसी चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जो बड़ी शातिर तरीके से मॉल का माल चुराकर दुकानदार को हजारों की चंपत लगाता था। जहां इस चोर गिरोह की सदस्य महिला दोनों बच्चों के साथ चोरी के कार्य को बड़ी शातिर तरीके से मॉल का माल चुरा लेती थी, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। किसी मॉल में जब आप जाते हैं तो आपको मॉल इतने अधिकार देता है कि आप अपने पसंद की चीज़ें पूरी तसल्ली से चुनकर खरीद सके, लेकिन इस आज़ादी का लाभ अब कुछ चालाक चोर इस कदर उठा रहे हैं जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। सीसीटीवी में कैद इन चोरों को देखिए जो महिला होने और अपनी पोशाक पहनने का फायदा उठा रही है। चंद्रपुर के तृप्ति डेयरी मिल्क की ये चोरी हैरान करने वाली है, जहां ये महिला अपने दोनों बच्चों के साथ इस कदर किराना चुरा रही है और वो भी बड़े शातिर तरीके से। चंद्रपुर जिले के तृप्ति डेयरी मॉल के मालिक को जब इस घटना का पता सीसीटीवी के जरिए लगा तो मालिक धनंजय गढ़वाल ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जहां पुलिस ने जाल बिछाकर इस शातिर चोरों को धर दबोचा। माझं नाव धनंजय वसंतराव गादेवा, मी ओनर आहे तिरुपती डेअरी या दुकानाचा। माझ्याकडे काही दिवसापासून एक महिला येत होती सामान घ्यायसाठी, पण ती अशी काही संशयास्पद आढळून आली। ती अर्धा तास 15 मिनिटं दुकानात फिरायचं आणि एखादी वस्तू काउंटर आणून घेऊन जायची। त्याच्यामुळे थोडा संशय आला। ती गेल्यानंतर आम्ही आमचे सीसीटीव्हीचे कॅमेऱ्याचे फुटेज चेक केले, त्याच्यामध्ये आम्हाला ती चोरी करताना आढळली। त्याच्यानंतर ती आपल्या पेटीकोटमध्ये एक तिने बॅग तयार केली होती आणि त्यामध्ये ती सामान लपवत होती। त्याच्यानंतर आम्ही तिची पोलीस स्टेशनमध्ये कंप्लेंट केली आणि चव्हाण साहेबांनी सांगितलं का आपण तिला रंगेहात पकडू। दुसऱ्या दिवशी ती आली असता आम्ही तिला सामान चोरी करू दिलं आणि पोलिसांना फोन करून तिला पकडलं। ते महिला जी होती ते कशी प्रकारे होती आणि उच्च गुरुकुलची होती का होती काय? ती महिला होती, तिच्यासोबत एक मुलगी आणि तिचा मुलगा हे तिघही होते। त्याच्यामध्ये महिला ही सामान टाकायची पेटीकोटमध्ये आणि जे पाहत होते तिची मुलगी आणि मुलगा हे काउंटरवर पाहत होते कोण कुठं आहे काय करत आहे। आणि ती महिला दिसायला अगदी साधी नव्हती, एकदम चांगल्या घरचीच होती आणि दिसायला पण चांगली होती। त्याच्यामुळे तिच्यावर असं डाऊट करण्याला किंवा संशय करण्याला काहीच नव्हतं आणि त्याच्यामुळे कसं पकडल्या गेली नाही ती 2-3 दिवसामध्ये। त्याच्यानंतर आम्ही तिला मग रंगेहातच पकडलं आणि तिची कंप्लेंट केली आणि तिला पोलीस स्टेशनच्या ताब्यात दिलं। जहां इन माँ बेटा और बेटी ने इसके पहले भी ऐसे ही कुछ कारनामे कर दिखाए थे। आज रामनगर पोलीस ठाण्यात एक महिला, एक तिचा मुलगा आणि एक मायनर मुलगी या तिघांना अटक करण्यात आलेलं आहे। त्याच्यामध्ये थोडक्यात स्टोरी अशी आहे की गेल्या महिन्यात एक धनंजय गाडेवार तृप्ती डेअरी नीड्स या शॉपचे मालक आहेत, ते माझ्याकडे आले होते आणि त्यांनी सांगितलं की त्यांच्या दुकानातून एक महिला एक मुलगी येते आणि ते सामान चोरी करून जातात। त्याबद्दल त्यांनी मला CCTV फुटेज बी दाखवलं। त्यासाठी त्यांना मी मार्गदर्शन केलं होतं की त्यांनी परत वॉच ठेवा आणि पुन्हा ज्यावेळी येईल त्यावेळेस आपण त्यांना पकडण्याची व्यवस्था करू असं त्यांना सांगितलं होतं।
त्याप्रमाणे त्यांनी वॉच ठेवला. त्या महिला परत कालही आल्या, परंतु काल मालक त्या ठिकाणी घरी गैरहजर असल्यामुळे ते नोकऱ्याच्या लक्षात आलं नाही. परंतु CCTV फुटेजमध्ये त्यांनी ते पाहिल्यानंतर त्यांच्या लक्षात आलं की ती महिला काल पुन्हा आली होती आणि पुन्हा त्यांनी आज वॉच ठेवला. तर आज सकाळी पुन्हा याच महिला मुलगी आणि त्याचा मुलगा असे ह्या तृप्ती डेली नीड्स हे आपल्या सरकारवाडा या सरकारनगर या ठिकाणचं जे दुकान आहे या ठिकाणी ते आले. दुकानात शिरून त्यांनी दुकानातलं सामान निवडलं, चांगल्या क्वालिटीचं सामान निवडलं आणि या महिलेनं एक तिच्या साडीच्या आत परकरमध्ये एक वेगळा असा कप्पा तयार केलेला आहे. त्यामध्ये हे चोरलेलं सामान आहे, ते महत्त्वाचं सामान आहे, ते साडीच्या परकरमध्ये आत खोचून ते काही केलं नाही अशा स्थितीत तिथं वावरतात आणि मालकाचं लक्ष चुकवून त्यांना महत्त्वाचं जे सामान आहे त्या प्रकाराच्या पिशवीत खास कप्प्यामध्ये टाकून ते चोरी करून जातात. बहरहाल मॉल में चोरी करने वाले ये गिरोह तो अब पुलिस की गिरफ्त में है, जो कई दिनों से इस तरह की चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे. लेकिन इस घटना से एक सबक तो मिलता है कि अब सुरक्षा की दृष्टि से भी मॉल भी सुरक्षित नहीं रहा, जहां खुलेआम इस तरह की चोरियां अब बढ़ने लगी है. पूना के पिंपरी चिंचवड़ के खड़की विभाग में कचरे का ढेर लग जाने से परिसर में गंदगी फैली हुई है. मवेशियों द्वारा इस गंदगी को फैलाने से बीमारियां फैल रही है. वहीं विभिन्न समस्याओं को लेकर बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की ओर से खड़की बोर्ड के आरोग्य निरीक्षक विलास खांदोड़े को निवेदन दिया. ये पिंपरी चिंचवड़ के खड़की परिसर में फैले हुए कचरे का नज़ारा है. इस क्षेत्र में आते ही दुर्गंध से मानो पता चल जाता है कि यहाँ गंदगी फैली हुई है. यहाँ मवेशियों का झुंड होने से गंदगी फैलने की संभावनाएं और भी बढ़ जाती है. परिसर के लोग इस रास्ते से जाने से घबराते हैं. वही बीमारियों का डर भी लगा रहता है. साथ ही डॉक्टर अंबेडकर चिकित्सालय में अस्वच्छ और औषधियों की कमी और विविध समस्याओं को लेकर बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी ने आरोग्य निरीक्षक विकास खांदोड़े को निवेदन दिया. कोल्हापुर शहर की परिसीमा बढ़ाने का मामला गर्माता जा रहा है. इससे संबोधित कृति समिति ने मुख्यमंत्री को चेतावनी दी है कि इससे संबंधित अधिसूचना ना निकाले. इसके विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने ठिया आंदोलन किया गया. सरकार द्वारा कोल्हापुर की परिसीमा को बढ़ाने को लेकर कोल्हापुर शहर में कई महीनों से विवाद चल रहा है. परिसीमा कृति समिति ने इस बात का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री को चेतावनी देते हुए कहा कि कोल्हापुर की परिसीमा बढ़ाने की अधिसूचना ना निकाले. साथ ही इसके विरोध में ठिया आंदोलन भी किया गया. शहर की परिसीमा बढ़ाने से होने वाले दुष्परिणामों पर बात करते हुए आंदोलनकारियों ने इसके विरोध में जमकर नारे लगाए. तर त्यांनी शहर आणि ग्रामीण का झाला पाहिजे हे आमचंच मत आहे. शहरावरती आम्ही सुद्धा अवलंबून आणि ती वाळवी सगळं ते लाकूड खाऊन टाकते. तशा प्रकारचा कोल्हापूर महापालिकेचा आजपर्यंतचा कारभार आहे बंधू. आणि ही माणसं आवाज आंदोलनकारियों में डॉक्टर सुधीर मिंचोकर, विधायक अमल माडिक और कोल्हापुर की जनता ने बढ़ चढ़कर सहभाग लिया. इस दौरान लोगों ने कहा कि परिसीमा बढ़ाने में राजनीति ना करें, पहले शहर का विकास करें. इस आंदोलन में 18 गांवों की जनता ने सहभाग लिया. बुल्ढाना जिले के देऊलगांव राजा में राष्ट्रीय दलित पैंथर के कार्यकर्ताओं ने तहसील स्तर पर विविध समस्याओं को लेकर श्रृंखलाबद्ध तरीके से आमरण अनशन शुरू कर दिया है. तहसील कार्यालय के सामने विविध मांगों को लेकर बैठे राष्ट्रीय दलित पैंथर के कार्यकर्ताओं ने देऊलगांव राजा की समस्याओं पर कई सवाल उठाए. कार्यकर्ताओं का कहना है कि कई किसानों को फसल बीमा की रकम से वंचित रखा गया है और कुछ किसानों की फसल बीमा की रकम कर्जमुक्त की रकम में जोड़ दी है. झोपड़पट्टी में कई समस्याएं हैं. रमाई घरकुल योजना से भी ग्रामवासी वंचित है और देऊलगांव राजा में
कड़पुरना नदी का पानी किसानों के खेतों में जाने से भारी मात्रा में खेती का नुकसान हुआ है। इतनी समस्या होने पर तहसील प्रशासन का ध्यान न होने के कारण आंदोलन का कदम उठाया गया है। बुल्ढाना जिले के देउलगांव राजा में राष्ट्रीय दलित पैंथर के कार्यकर्ताओं ने तहसील स्तर पर विविध समस्याओं को लेकर श्रृंखलाबद्ध तरीके से आमरण अनशन शुरू कर दिया है। आज रोजी देउळगाव राजा तहसीलच्या समोर विविध मागण्यासाठी लाक्षणिक उपोषणाचं आयोजन केलेलं आहे। देउळगाव राजा तालुक्यातील सर्व जनतेच्या मागण्या, देउळगाव राजा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पीक विमा तात्काळ मिळाला नाही व ज्या शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळाला तो कर्ज खात्यामध्ये जमा केला जात आहे, याच्या विरोधात लाक्षणिक उपोषण करण्यात आलेलं आहे। देउळगाव राजा शहरातील झोपडपट्टीमध्ये संजय नगर, अमृतनगर, पिंपळनेर, समता कॉलनी पाठीमागील राहणाऱ्या लोकांना कायमस्वरूपी भाडेपट्टे देऊन त्या लोकांना असेसमेंट नक्कल नगरपालिकेच्या माध्यमातून मिळण्यात यावी। त्याचप्रमाणे रमाई घरकुल योजना नगर परिषद व पंचायत समितीकडून ही योजना ठप्प असून लोकांना घरकुल योजनेपासून वंचित ठेवल्या जात आहे। ज्या लोकांचे रमाई घरकुलमध्ये कामं झाले त्या लोकांना अजिबात हप्ते मिळाले नाही। त्याच्यानंतर खडकपूर्णाच्या अपूर्ण पाटाच्या पाण्यामुळे खडकपूर्णा तालुक्यामध्ये, देउळगाव राजा तालुक्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये जास्तीचं पाणी घुसून त्या शेतात पिकांचं नुकसान होत आहे। या मागण्यासंदर्भात तहसील कार्यालयासमोर आम्ही लाक्षणिक उपोषण करत आहोत। गोदावरी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी नांदेड़ की 11वीं शाखा का शुभारंभ नागपुर में हुआ। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री फडणवीस की खास मौजूदगी रही। वहीं गोदावरी अर्बन सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष और विधायक हेमंत पाटिल ने मार्गदर्शन किया। राज्य में ऐसे कई मल्टी स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो महिलाओं को बचत गट और विभिन्न उपक्रम चलाकर सहयोग और रोजगार देती है। उन्हीं में से एक है नांदेड़ की गोदावरी अर्बन सोसाइटी, जिसकी 11वीं शाखा का शुभारंभ नागपुर शहर के खामला रोड पर किया गया, जहां मुख्यमंत्री फडणवीस भी पहुंचे। वहीं महिलाओं को और नागरिकों को अच्छी सुविधा और पॉलिसी देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की बात भी कही गई। जयश्री पाटील यांनी केवळ 29 राजश्री पाटील क्षमा करा यांनी केवळ 29,700 रुपयांच्या अल्प भांडवलासह या संस्थेची स्थापना केली आणि अतिशय अल्प काळात या संस्थेने गगनभरारी घेतली। या संस्थेचा प्रवास कसा झाला हे जाणून घेण्याची उत्सुकता आपल्या सगळ्यांनाच आहे। तो प्रवास कसा झाला हे सांगण्याकरता आणि आजच्या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक करण्याकरता मी राजश्री ताईंना इथे आमंत्रित करते। युवा प्रबोधन मंच नांदेड़ की ओर से स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए मानवीय जीवन में वैज्ञानिक योगदान और भारतीय मानसिकता इस विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया, जहां अनुभवी और विशेषज्ञ गणमान्यों ने छात्रों को मार्गदर्शित किया। युवा प्रबोधन मंच नांदेड़ की ओर से स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए मानवीय जीवन में वैज्ञानिक योगदान और भारतीय मानसिकता इस विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस व्याख्यान की अध्यक्षता जिलाधीश सुरेश काकानी ने की। स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के कुलगुरु विद्यासागर पंडित, आकाशवाणी के सहकेंद्र निदेशक भीमराव शेलके और प्रबोधन मंच के डॉक्टर अनंत राउत अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस अवसर पर विद्यासागर पंडित द्वारा लिखा ओवी गाव विज्ञानाची इस पुस्तक पर स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए वक्तृत्व स्पर्धा का आयोजन किया गया। साथ ही गणमान्यों के हाथों छात्रों को सम्मानित किया गया। इस दौरान विज्ञान और जीवन में उसका प्रयोग इस पर अपने विचार भी रखे। इस टाइप के प्रोग्राम होना चाहिए। जैसा कि बताया कि संविधान का हम वाचन करते हैं, संविधान का वाचन करने के बाद में वो खुद के प्रति हम समर्पित करते हैं। तो समर्पित करने के मतलब ये है कि संविधान में जो भी लिखा है वो हमारे पास से हमको उसके अमल बजाने की शुरुआत करनी है। ये बात एक। दूसरा, हमारे जीवन में विज्ञान का महत्व बहुत ज़्यादा महत्व है, लेकिन हम उसका खुद के लिए इस्तेमाल न करते हुए या विज्ञान का आधा अधूरा ज्ञान लेकर हम आगे चलते हैं और हमको फिर उसी अपयश का सामना करना पड़ता है। यह न होए, इसलिए विज्ञान का अगर हम पूरा अभ्यास करें, पूरा हमारा आचरण करें, तो निश्चित रूप से और संवेदना के साथ में अगर आचरण करें हमारे लिए, हमारे परिवार के सदस्य के लिए या समाज के लिए, तो निश्चित रूप से वो एक शुभ दिन होगा हमारे सभी के जीवन में। यह जो कार्यक्रम था वो बहुत अलग ढंग का कार्यक्रम था। उसकी विशेषता ये है कि जो चीज़ हमें समझनी चाहिए, जैसे कि संविधान क्या है, उसका अपने देश के लिए क्या महत्व है, हमारे लिए क्या महत्व है, ये हम समझ नहीं लेते।
इसके बारे में ये कार्यक्रम आयोजित करके राउत साहब ने एक ऐसा मिसाल दी है कि सब लोगों ने ये समझ लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जो देश है, इस देश का अस्तित्व का मूलाधार ही संविधान है। और ये मूलाधार हम जब समझ लेंगे, उसका महत्व क्या है ये समझ लेंगे और उसका हम अवलंब करेंगे हमारे जीवन में, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और कायम रहेगा। इसका मतलब ये है कि आज लोगों को ये ध्यान में आ गया है कि हमें विज्ञान समझ लेना चाहिए। समझ लेने के बाद उसका अपने जीवन में अवलंब करना चाहिए और हमें 21वीं सदी में आगे बढ़ना है। हमारा जो समाज है उसको प्रगल्भ करना है, हमारे देश की तरक्की करनी है, तो विज्ञान समझ लेना बहुत ज़रूरी है। और ये किताब की ये विशेषता है कि ये किताब में ये विज्ञान बहुत सरल और शब्दों में दिया गया है, तो उसमें पद्य रूप का भी इस्तेमाल किया है और इसके कारण जो आज भी जिसने विज्ञान कभी पढ़ाई नहीं उसको भी उसकी मालूमात हो जाए। नागपुर रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब दानापुर सिकंदराबाद ट्रेन में एक बैग में पक्षी पाए गए। पुलिस को जानकारी मिलने के बाद छानबीन शुरू की गई, जिससे पक्षियों के तस्करी का मामला सामने आया है। पुलिस ने 5 से 6 पक्षी बरामद किए, जिनमें से 2 विदेशी प्रजाति के हैं। नागपुर रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब दानापुर सिकंदराबाद ट्रेन में एक बैग में पक्षी पाए गए। नागपुर स्टेशन पर पंछियों की तस्करी का मामला सामने आने के बाद पुलिस हैरान है। पुलिस को किसी ने सूचना दी, जिसके बाद दानापुर सिकंदराबाद ट्रेन से एक बैग संदिग्ध अवस्था में पाया गया। उसे खोलने पर कुछ पक्षी पाए गए, जिसमें से 2 पक्षी विदेशी प्रजाति के हैं। पुलिस ने ये मामला पक्षियों के तस्करी का बताते हुए दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी को पकड़ने में पुलिस कामयाब नहीं हुई। रेलवे पुलिस के निरीक्षक ने इसकी जानकारी दी। ये ट्रेन है दानापुर सिकंदराबाद। ये इस ट्रेन में हमें खबर मिली थी कि कुछ स्मगल किया जा रहा है, तो उस जानकारी के मुताबिक हम लोगों ने इस पर रेड किया। तो इसके S12 कोच में बर्थ नंबर 6 के नीचे संदिग्ध हालत में कुछ बैग मिले जो ढके हुए थे। उस समय हमें पता नहीं लगा था कि इसके अंदर क्या है। जब इसको ओपन किया गया तो इसके अंदर ये पक्षी मिले हैं, जिसमें करीब हाँ, ये अभी देखने से तो ये प्रतीत हो रहा है कि ये फॉरेन से है, हो सकता है, बट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हम लोग इसको हैंड ओवर करेंगे। आरोपी ऐसे कुछ नहीं, आरोपी इसमें हम लोगों ने कोई नहीं गिरफ्तार। टोटल कितने पक्षी हैं इसमें? टोटल हमारे पास 5 हैं, अलग किस्म के हैं, थोड़े बड़े हैं साइज़ के, और 3 जिसमें 2 आई थिंक फॉरेन पैरेट्स हैं और एक अलग ब्लैक कलर का कोई पक्षी है। क्या लगता है सर, ये जिस तरीके से पक्षी ला रहे थे अपने ट्रेन के अंदर में, इसके पहले भी कई बार ऐसे पक्षी छोटे पकड़े गए हैं? नहीं, हमारे तरफ से तो ये मतलब मैं जब से ज्वाइन किया हूँ ये पहले हम लोगों ने पहली बार पकड़ा है। और ये लगता है कि ये मतलब स्टेट का ये इसमें कुछ गैंग शामिल है। अमरावती जिले आंजनगांव सुरजी के किसान संगठन की ओर से प्रकाश पोहरे इनके नेतृत्व में तहसील कार्यालय पर मोर्चा निकाला गया। इस निर्देशन में किसान, खेत मजदूर, सुशिक्षित बेरोजगार मौजूद थे। इस दौरान पुलिस ने आंदोलनकारियों को रोकने की कोशिश की और तनाव निर्माण हुआ। तुम्ही शिकलेले आहे, ज्ञानी आहात, विठ्ठलाजवळ शेतकऱ्याचं मानता आणि बजेटमध्ये कर्मचाऱ्याचं ठेवतोय। एवढी लबाडी म्हणजे विठ्ठलाला बोलत नाही, चालत नाही, ऐकत नाही, त्याला शेतकऱ्याचं नाव सांगायचं आणि बजेटमध्ये मात्र तुम्ही आमदाराचं, खासदाराचं आणि कर्मचाऱ्याचं नाव ठेवायचं, तिथे बजेट सुरू करायचं। हे हरामखोरी रस्त्यावर आल्याशिवाय राहणार नाही। एवढे काही मूर्खामध्ये समजायचं कारण नाही। अरे साधा स्वामीनाथन आयोग पहिला आला, दुसरा आम्ही पाहिजे का कर्मचाऱ्यासाठी पहिला, दुसरा, तिसरा, चौथा, 5वा, 6वा आणि आता 7वा वेतन आला आणि आमच्या शेतकऱ्याचा एकच आयोग मंजूर होत नाही। म्हणजे ज्याला इतकं शिवार आणलं ते पाणी काय आता नाल्याच्या बाहेरून अधिक शेतात टाकायचं आणि शेतातून अधिक नाल्यात आणायचं। अरे आमच्या शेताने पाणी दिलं, विद्युत दिलं, सगळं देऊन पाहिलं, पण भावच दिला नाही। लग्नात पत्रिका द्यायच्या, लग्नाला बोलावायचं, जेवण द्यायचं, गुलाबजामुन वाढवायचा, म्हणजे नवरदेव नवरीच नाही, बोलावलं का? तुम्ही सगळ्या उपाययोजना राबवताय,
पण प्रत्यक्षात जे मागणी आम्ही करतोय ते का देत नाही? शेतकऱ्यांना गावकऱ्यांना मागितलं होतं स्वच्छतापूर्ण गाव, तंटामुक्त गाव, 16 योजना राबवतोय सरकार गाव चांगलं व्हासाठी। पूना के पिंपरी चिंचवड़ के भोसरी तहसील में स्वरांजलि कला मंच की ओर से महाकवि वामन दादा कर्डक की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजन किया गया, जहां विविध पुरस्कारों का वितरण किया गया। वामन दादा कर्डक ने 10,000 से ज़्यादा भीम गीत लिखकर बाबा साहब के विचारों को प्रबोधन के माध्यम से घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। ऐसे महान प्रबोधनकार को अभिवादन करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ज्येष्ठ कवि कालिंदादा कुंभेफळकर ने वामन दादा कर्डक के कार्यों के बारे में जानकारी दी। केलेला आहे। त्याचबरोबर कवी केदारदादा, लक्ष्मण राजगुरू, कवी नांगरे पाटणकर, नागपूरकर, राजानंद गडपायले यांच्याही सहवासात कालिंद सरांनी आपला सहवास घालवलेला आहे। त्याचबरोबर कालिंद सरांची गाणे आनंद शिंदे, मिलिंद शिंदे, प्रल्हाद शिंदे या सर्व कलाकारांनी महाराष्ट्राच्या सुप्रसिद्ध गायकांनी गायलेली आहेत। मी जगलो तर समाजासाठी आणि मरेन तर मी जगेन तर समाजासाठी, मी मरेन तर समाजासाठी। 6 डिसेंबर 56 साली माझ्या भीमाच्या नावानं कुंकू लाविलं रमानं, दारिद्र्याच्या अग्नीमधलं जाळून आपलं अंग, नांदली रमा भीमाच्या संग। अशा विविध प्रकारचे अतिशय गाजलेली गाणी दादांनी लिहिली आहेत। अशा या अतिशय महान अशा कलाकारांचा आम्ही या ठिकाणी सत्कार करू इच्छितो, आम्ही ते आमचं भाग्य समजतो। इस दौरान विधायक महेश लांडगे, नगर सेविका अनुराधा गोफने सहित पिंपरी चिंचवड़ के कई गणमान्य मौजूद थे। साथ ही सुप्रसिद्ध गायक निशिकांत गायकवाड़, अमर पुणेकर सहित कई गायकों ने अपनी गीत पेश किए और रंगारंग भीम गीतों के कार्यक्रम ने सभी को मंत्रमुग्ध किया। बुल्ढाना जिले के शेगांव में 70वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भाजपा के जिला अध्यक्ष विधायक संजय कूटे के नेतृत्व में शहर में रैली निकाली गई। देश को आज़ादी दिलाने में शहीदों के योगदान और शहादत को लोग याद करें और आने वाली पीढ़ी उनके समर्पण और त्याग को समझे। इस उद्देश्य से शेगांव शहर में भाजपा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में रैली निकाली गई। इस रैली में युवा नौजवानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस रैली ने शहर में भ्रमण कर वीर सैनिकों की शहादत को याद किया। स्वातंत्र्याच्या 69 वर्ष आपल्या स्वातंत्र्याला पूर्ण झाले आणि 70 वर्ष गाठले आणि आदरणीय नरेंद्र मोदींनी संकल्पना मांडली 15 ऑगस्ट हा फक्त लाल किल्ल्यावर भाषणापुरता मर्यादित न ठेवता पूर्ण भारतामध्ये या ज्या लोकांनी हुतात्मा झाले, बलिदान केलं, अशा लोकांच्या स्मृती या लोकांसमोर याव्यात आणि हा स्वातंत्र्य सोहळा हा 10-15 दिवस, कारण स्वातंत्र्य मोठ्या महत् प्रयत्नानं आणि बलिदान देऊन मिळालेला आहे, म्हणून
स्वातंत्र्याचं महत्त्व पुढच्या पिढीपर्यंत जावं यासाठी सातत्यानं 15 दिवस विविध प्रकारचे कार्यक्रम करून स्वातंत्र्याचा सोहळा हा मनवावा आणि त्याच दिवसानं भारतीय जनता पार्टी शहर आणि तालुका शाखेतर्फे आज शेगावमध्ये स्वातंत्र्य दिनाच्या याच्यामध्ये तिरंगा रॅलीचं आयोजन केलेलं आहे। अमरावती जिले के आंजनगांव सुरजी में स्वतंत्रता दिवस पर दहीगांव रोड पर स्थित खारनाला पुल का निर्माण करने की मांग को लेकर रमेश सावले और सैकड़ों फुले शाहू अम्बेडकरी कार्यकर्ताओं ने रास्ता रोको आंदोलन किया। आंजनगांव से दहेगांव और गरजधरी से शेरगांव जाने वाले पुल पर कई खड्डे पड़े हुए हैं। इस पुल पर आए दिन जानलेवा दुर्घटना होती रहती है। ऐसे में यात्रियों को 20 किलोमीटर के अधिक चलकर दूसरे रास्ते से जाना होता है और छात्रों को सबसे अधिक नुकसान होता है। ऐसे में खरनाल पुल पर निर्माण कार्य की मांग करते हुए आंदोलन किया गया। ये जो दहीगांव और गरजधरी और शेलगांव, ये गांव बड़े आदिवासी गांव, ये सब बस्ती जुड़े हुए हैं। और दवाखाना, ये आदिगांव के लिए दवाखाना और शिक्षण के लिए जो प्राइमरी स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजों के लिए बच्चों को आना पड़ता है, लेकिन पानी आने की वजह से ये बच्चे और दवाखाने की बहुत दिक्कत जाती है और 2-2 दिन स्कूल बच्चे नहीं आ सकते और दवाखाने में ऐसे आदमी हो गए कि पानी की वजह से 2-4 मौतें हो चुकी है। इस वजह से गांव को बहुत दिक्कत हो रही है। तो हमारा कहना है कि ये पुल और ये रोड जल्दी से जल्दी करा जाए। अगर ये नहीं होता है तो इससे भी बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। हमारे जो 2-3 गाँव है ये आक्रामक भूमिका से अब उतर आए हैं। हम बहुत बार निवेदन दे चुके हैं लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है। इस वजह से हम आक्रामक भूमिका से स्वतंत्र के दिन पर हम देश पूरा स्वतंत्र होने के बाद हम क्यों नहीं हुए स्वतंत्र, कि हमारे जो मांगे हैं, हमारे जो सच्चे मांगे हैं, हमारे बच्चों की मांगे हैं, हमारे जो आरोग्य के मांगे हैं, ये क्यों भी पूरी नहीं की जाती। इस वजह से हम विनती करते हैं शासन से कि ये हमारा पुल जल्दी से जल्दी बनाया जाए और ये हमारा डामरीकरण, ये तीनों गाँव गरजधरी और दहीगांव और शेलगांव, दहीगांव और बडाली और ये धाड़ी, ऐसे तीनों के रोड भी और ये जल्दी से जल्दी किया जाए। अगर नहीं किया जाएंगे 10 दिन के अंदर तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हम बड़ा से बड़ा आक्रमण आंदोलन करेंगे। जय भीम इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय भीम।